जय हिंद एवरीवन। प्रॉब्लम सेट 3 अब तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेट, क्योंकि इसमें 25 एग्जाम्पल्स है और आप इमेजिन नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 एमसीक्यू है। आप बोलोगे एमसीक्यू कितना बड़ा होता है सर? देखते हैं भाई, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 10 एमसीक्यू सॉल्व करने में कितने मिनट लगते हैं हमें। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, दैट टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रेडियस है दो सर्कल का, टच ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर? अब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दो सर्कल है जिसका एक रेडियस है 5.5 एक है 3.3, टच कर रहे हैं। अब टचिंग तो दो तरह की होती है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। अब उन्होंने दिए चार ऑप्शन, क्योंकि एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव। ऑप्शन दिया है 4.4, पहला ऑप्शन है। सेंटीमीटर में रहेगा ये, ठीक है, ये सारे सेंटीमीटर में, मैं भी सेंटीमीटर यूनिट में लिखूंगा, ठीक है। बी है आपका 8.8, सी है 2.2 और डी है 8.8 और 2.2। अब यहाँ पे डिफिकल्टी ये है कि हमें पता नहीं है वो इंटरनली है कि एक्सटर्नली है, तो हमें तो दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि वो इंटरनली भी कर रहा है एक्सटर्नली भी कर रहा है। अगर वो इंटरनली करता है तो हमें पता है कि बड़े में से छोटा हम सब ट्रैक करते हैं। अगर कोई सर्कल इंटरनली अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो उनका जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस का सब्ट्रैक्शन होता है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? 5.5 माइनस 3.3 कितना आएगा? 2.2, करेक्ट। और अगर वो एक्सटर्नली टच करते हैं एक दूसरे को तो उनका क्या होता है? सम एडिशन होती है। 5.5 प्लस 3.3 कितना आएगा? 8.8। इंटरनली करेंगे तो 2.2, एक्सटर्नली करेंगे तो 8.8। बट हमें पता नहीं है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। सिर्फ हम ये ऑप्शन चूज करेंगे तो हमें पता नहीं कि एक्सटर्नली ही है, और सिर्फ ये अगर चूज करेंगे तो हमें ये भी नहीं पता है कि इंटरनली है, तो हमें ये और वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि 8.8 हो सकता है या फिर 2.2। सो डी इज द ऑप्शन। सो यहाँ पे पहले का क्वेश्चन आएगा डी, 8.8 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर। सो ये इस एमसीक्यू का सबसे इजी क्वेश्चन था। अब आप बोलोगे सर ये इजी है, यस दिस इज इजी। अब देखते हैं सेकेंड नंबर। अगर आप इसमें देखोगे सेकेंड में, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू सच दैट। ओके, तो मैं सेंटेंस अभी रिपीट नहीं करूंगा, अब सिंपली समझाता हूं। अगर दो सर्कल है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट वो जो इंटरसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे के सर्कल में से जा रहे हैं, ये थोड़ा सा कंसेप्ट कंफ्यूज करने वाला होता है। अगर कोई सर्कल है, समझ लीजिए ये वाला, ये सर्कल इस सर्कल के सेंटर में से जा रहा है। इट मीन्स मुझे कोई तो भी एक ऐसा सर्कल लेना है जो इसके सेंटर में से जाएगा। समझ लीजिए सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है। ये पहला सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है और वो तो दूसरे सर्कल के सेंटर में से जा रहा है, इसलिए उस सर्कल का सेंटर किस पे आएगा? सर्कल पे आएगा। और वो जो सर्कल है, वो सर्कल का भी, वो जो सर्कल है इस सर्कल को इसमें सेंटर से इंटरसेक्ट करता है। तो कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है? कैसे? टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर विच पास थ्रू intersect each other such that each circle passes through the center of other। ये सर्कल उसके सेंटर में से जाएगा और ये सर्कल भी उसके सेंटर में से जाएगा। तो बोलो इन दोनों सेंटर का डिस्टेंस कितना रहेगा? और वो सर्कल की रेडियस है 12 सेंटीमीटर। बोलो कितना आएगा? अरे सिंपल है ना, ये जो सर्कल है C1 वाला, इसकी जो रेडियस है वो कितना है? 12 है, ठीक है, यहां तक रेडियस है। और ये सर्कल तो ऐसे जा रहा है इसमें से, तो ये जो C2 है इसकी भी रेडियस 12 है। तो बोलो कितना आएगा? ऑब्वियसली 12 ही आ रहा है, करेक्ट है। अगर वो एक दूसरे के सेंटर में से जा रहा है तो भाई सेंटर तो एक दूसरे पे आएगा ना इससे, तो ये जो ये रेडियस ही आएगी दोनों की। ये सर्कल की रेडियस ही है, ये सर्कल की, देखो इसको अगर मैं हटा देता हूँ, दिस वन इज रेडियस, ठीक है, और अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो दिस वन इज रेडियस, बट दिस इज 12। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर? 12। तो आंसर क्या आया? आंसर आया 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन है उसका बी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग को तान देने वाला है भाई एमसीक्यू। थर्ड नंबर,
A circle touches all side of parallelogram. So the parallelogram must be a rectangle हो सकता है. ऑप्शन दिए उन्होंने ए रेक्टेंगल में शॉर्टकट लिख रहा हूं, बी रोम्बस, सी स्क्वायर, डी ट्रेपेजियम. अब बताइए कि कौन सा होगा. इसमें डिफिकल्टी ये कि पैरेललोग्राम के हमने टाइप देखे. पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज पैरेललोग्राम एंड सम ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम. सम बात कर रहा हूं मैं, सम. ठीक है. अब बात करते हैं सर्कल की. अगर कोई सर्कल है और अगर वो इसको टच कर रहा है, इसके साइड्स को, तो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम के हिसाब से इसका मेजरमेंट, यहां तक का मेजरमेंट और इसका यहां तक का मेजरमेंट सेम होगा. इसका यहां तक का और इसका यहां तक का मेजरमेंट सेम होगा. इसका यहां तक का और इसका भी यहां तक का मेजरमेंट सेम होगा. इसका यहां तक का और इसका यहां तक का मेजरमेंट सेम होगा. करेक्ट है. अगर आप देखोगे तो अगर मैं रेक्टेंगल निकालता हूं, रेक्टेंगल ऐसे होता है ना भाई, तो अगर मैं सर्कल निकालता हूं ऐसे, तो ये जाएगा क्या रेक्टेंगल में से, तो रेक्टेंगल कैंसिल हो गया. अगर मैं ट्रेपेजियम निकालता हूं ऐसे वाला, तो इसमें से जाएगा क्या, हर एक ट्रेपेजियम कोई भी निकाल दो, मैंने कोई भी निकाला, जाएगा नहीं जा सकता. अब रेक्टेंगल कैंसिल हो गया, ट्रेपेजियम भी कैंसिल हो गया. रही बात रोम्बस की, तो रोम्बस के जो ऑल साइड होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. रोम्बस है तो रोम्बस में से तो ऑब्वियसली जाता है, और स्क्वायर जो उसके भी ऑल साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो और स्क्वायर में से भी ऑब्वियसली जाएगा ही. तो बात अभी ये है कि मैं स्क्वायर लिखूं कि रोम्बस लिखूं, क्योंकि दोनों आंसर तो करेक्ट है. अब अगर आप देखोगे कि बुक के लास्ट में आंसर दे दिया, मुझे जब मैंने ये नई नई बुक आई थी तो मैंने देखा तो लास्ट में आंसर था रोम्बस, तो मैं सोचने पड़ गया भाई स्क्वायर भी तो पॉसिबल है, फिर ये क्या ऐसे क्यों दे दिया, स्क्वायर क्यों दिया, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे स्क्वायर लिखे कि रोम्बस लिखे. तो एक बात हमें याद रखनी है, एक प्रॉपर्टी होती है कि एवरी स्क्वायर इज रोम्बस. याद रखना है, हर एक स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस होता है, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. और रोम्बस की क्या डेफिनेशन है कि all side of quadrilateral are congruent, then it is called as rhombus. तो every square को हम क्या बोल सकते हैं, रोम्बस बोल सकते हैं. बट एवरी रोम्बस इज नॉट स्क्वायर. इट मीन्स स्क्वायर को रोम्बस कहा जाता है. ठीक है, तो स्क्वायर तो आ गए, किस में आ गए, ये रोम्बस का सर्कल है, ये रोम्बस का सेट है, इसमें स्क्वायर आते हैं, रोम्बस की सेट में स्क्वायर आते हैं. तो अगर मुझे मेरा एरिया बढ़ाना है, इट मीन्स मैं अगर रोम्बस लिखता हूं तो ऑब्वियसली मैं कोई भी ऐसा रोम्बस निकाल सकता हूं, ये ऐसा निकालू या फिर ऐसा निकालू, क्योंकि इसकी भी साइड तो कॉन्ग्रुएंट है और इसकी भी साइड कॉन्ग्रुएंट है. तो मेरे को बहुत बड़ा एरिया कौन सा मिलेगा, स्क्वायर का मिलेगा कि रोम्बस का मिलेगा, ऑब्वियसली रोम्बस. तो माय आंसर इज रोम्बस बी, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, हर एक स्क्वायर रोम्बस होता है. ठीक है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसका रोम्बस आंसर चूज किया, मैंने स्क्वायर सिलेक्ट नहीं किया. डिड यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. अगर आप देखोगे तो 8 मिनट का वीडियो बन चुका है अब तक, 8 साढ़े आठ मिनट का, क्योंकि डिस्कशन 10 क्वेश्चन एमसीक्यू. 4 नंबर, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच हैज डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर. एक सर्कल है और ये एक पॉइंट है, ये सेंटर से टोटल, ये जो डिस्टेंस है इसका सेंटर से, ये है टोटल आपका 12.5, और ये जो टेंजेंट सेगमेंट बनाई उसने ये है 12 की. क्या लिखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, ये पॉइंट कहां से, यहां से निकाला, टेंजेंट सेगमेंट निकाला, ये पॉइंट, यस, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर. ऐसा पॉइंट जो 12.5 सेंटीमीटर से सेंटर से, तो वहां से अगर जो टेंजेंट सेगमेंट निकाली है, the length of tangent segment drawn from the point which is at a distance of 12.5 centimeter is 12. ये 12 है, तो फाइंड करो रेडियस कितनी होगी, तो ये क्या होगी, आपकी रेडियस होगी. करेक्ट है, और ये परपेंडिकुलर होता है, तो इसको मान लिया मैंने बी. अब यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना, आपको एमसीक्यू टिक करना है, ऑप्शन दिए उन्होंने, आप सॉल्व मत करते बैठो, और सॉल्व तो करना पड़ेगा रफ में, लेकिन क्वेश्चन पेपर में नहीं सॉल्व करना है, रफ में सॉल्व करना है इसको, क्योंकि सॉल्व करने की जरूरत है. 25 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, सी ऑप्शन है 7 और डी है 14.
हमें फाइंड करना है क्या आंसर आता है। तो कैसे करेंगे इसको, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, करेक्ट है ना, क्योंकि बाय टेंजेंट थ्योरम दिस इज परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया रोम्बस, ये हाइपोटेनस होगा, ये इनका स्क्वायर हो जाएगा। कैसे आएगा, ओबी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर। तो ये 12.5 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये ओ बी स्क्वायर है, मुझे पता नहीं ओ बी स्क्वायर क्या आएगा। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस, ज़्यादा उजाला आ रहा है शायद से, ओके तो ये ओ बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 और ये आएगा 125। तो ये पॉइंट है तो ये 25 और ये 12 है, तो आगे का नंबर कितना आता है 12 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आ रहा है 156। तो ये मैंने कर दिया 156.25, इसका स्क्वायर निकाल लिया मैंने। ये रफ वर्क है, ठीक है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आपको टिक करना होता है। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 156.25 माइनस 144 कितना आएगा बेटा यहाँ पे 12.25। 12.25 किसका स्क्वायर है 35 का स्क्वायर है, बट यहाँ पे पॉइंट है 2 नंबर का, तो एक पॉइंट का आएगा। कितना आया ओ बी स्क्वायर आया था आपका 12.25, तो ओ बी कितना आया आपका 3.5, ओ बी मीन्स 3.5। अभी पूछा क्या है, फाइंड डायमीटर, रेडियस 3.5 है, डायमीटर कितना आएगा 7, सी आंसर आ गया सी 7 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट देखते हैं फिर, फिफ्थ नंबर एग्जांपल देखेंगे अभी, इसका फिफ्थ वन क्या एग्जांपल है, इफ टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट ऑफ देम कैन बी ड्रॉन। दो सर्कल है वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, कॉमन टेंजेंट मीन्स दोनों को टेंजेंट होंगे, ऐसे कॉमन टेंजेंट कितने निकलेंगे, देखो भाई एक निकाल दी मैंने और ये दूसरी निकल गई भाई, और ये तीसरी यहां से निकल गई कॉमन, कितने निकलेंगे भाई टेंजेंट बताओ, एल एम एन, कितने टेंजेंट निकले 3, ऑप्शन है A1 B2 C3, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा C3। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आर्क एंगल ACB दिया है, जो आर्क ACB में इंस्क्राइब है, ये जो आर्क ACB इसमें इंस्क्राइब हुआ एंगल है वो कौन सा, ये वाला एंगल, ये एंगल। अब उन्होंने दिया कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB 65 डिग्री, ठीक है, और क्या पूछ लिया है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB, ये जो ACB इसका मेजरमेंट कितना आएगा। अब हम सबको पता है, क्या पता है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, कि ये जो एंगल होता है, ये एंगल इसका क्या होता है, इसका ये जो मैंने निकाला इसका क्या होता है, हाँ पता है, तो दिस एंगल ACB इज हाफ ऑफ आर्क AXB, इसको नाम क्या दे दिया मैंने AXB। तो ACB 65 दिया है, हाफ ऑफ आर्क AXB, तो हाफ इधर आएगा 65 इंटू 1 हाफ, ये 2 इधर डिवाइड को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई कितना बनेगा 130 डिग्री, तो ये कितना बना भाई 130 डिग्री, कितना इतना, तो ACB कितना आएगा, तो पूरा सर्कल कितना होता है ऑब्वियसली 360 डिग्री, माइनस अगर मैं ये 130 कर देता हूँ पूरे सर्कल में से, मैं ये माइनस कर देता, मुझे कौन सा आर्क मिल जाएगा ACB, तो 360 माइनस 130 डिग्री कितना बनेगा बेटा 230 डिग्री, तो ये कितना है इसका मेजरमेंट 230 डिग्री, कौन सा ऑप्शन आएगा डी, करेक्ट। इसके कारण मुझे इसका मेजरमेंट मिला, पूरे सर्कल का मेजरमेंट है 360, उसमें से अगर मैं 130 गायब कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा ये आर्क, क्योंकि इसका मेजरमेंट पूछा था मुझे ACB का, सो दैट आई हैव रिटन। यस लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7, chord ABCD intersect in the circle at point E, कौन सा आएगा इंटरनल डिवीजन ऑफ chord, ये थ्योरम आएगा। अब यहाँ पे AE का मेजरमेंट दिया है 5.6, EB का दिया है 10, CE का दिया है 8, और फाइंड करने के लिए बोला है ED। सो बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ chord क्या लिखेंगे, AE मल्टीप्लाई बाय EB इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय ED, तो AE मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय ED, ये रफ वर्क है, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना था, बहुत लोग सॉल्व करते हैं, मेरे को ये नहीं समझता क्यों सॉल्व करते हैं, आप लोग पीछे सॉल्व करो, आंसर शीट में बहुत लोग सॉल्व करके सेंड करते हैं, वो बोर्ड में बहुत बैड इंप्रेशन होता है, सिर्फ आपको आंसर लिखना होता है। तो उन्होंने आंसर कुछ दिए 7 है 8 है 11.2 है और 9 ऐसे आंसर है, तो उनमें से एक चूज करके आपको ऐसे ऐसे आंसर लिखने होते हैं। ये जो कैलकुलेशन ना ये रफ वर्क है, आपको ये कैसे कर कैसे भी कोई नहीं दिखता इसको। सो कुछ मेजरमेंट दिए, ए का मेजरमेंट कितना दिया उन्होंने 5.6 मल्टीप्लाई बाय EB है 10 इज इक्वल्स टू CA 8, तो AD फाइंड करना है भाई। स्टार्ट करें फिर, ये 5.6 से मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 56 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय ED, तो 8 इसको डिवाइड करेगा 56 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू ED, तो 8 के टेबल में 56 आता है कि यस 8 7 जा, ED कितना आया 7, ये वाला आंसर है A
7 सेंटीमीटर, अगर यूनिट है तो यूनिट, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पे, तो ये सेंटीमीटर नहीं लिखना है। जाते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल्स है, और उनकी एक कंडीशन है कि ट्वाइस द एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस द एंगल सी। इट मीन्स अगर मैं एंगल ए का डबल करता हूं तो उसकी जो वैल्यू मिलती है वो एंगल सी की थ्राइस होती है। ट्वाइस द एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस द एंगल सी, लिख लिया। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, तो ये 90 डिग्री, सॉरी, ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो ऑपोजिट एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, इनका जो सम होता है, ये इनका जो सम होता है ये कितना होता है 180 डिग्री, तो वो लिख लिया, टू एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब सर क्या फायदा, यहाँ तो ये ट्वाइस ऑफ ए है, इधर थ्राइस ऑफ सी है, तो बेटा ये ट्वाइस ऑफ ए है ना, तो इसको भी ट्वाइस ऑफ ए बना दो ना, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए की जगह पे सी डाल देंगे, दोनों सी सी हो जाएंगे, तो सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, तो क्या बनेगा 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल सी इज इक्वल टू, डबल करो 180 का, कितना आएगा 360 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया सबको। नाउ 2 एंगल ए मीन्स क्या है 3 एंगल सी, करेक्ट, 2 एंगल इक्वल टू 3 एंगल सी, तो पुट करो यहाँ पे 3 एंगल सी प्लस 2 एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो कितना बना 5 टाइम्स एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये 5 मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड को, तो एंगल सी कितना आएगा, एंगल सी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 5, सो एंगल सी इक्वल टू 72 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है 72 डिग्री, क्योंकि सिर्फ सी एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोला था। कुछ समझ में आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल सी, इन दोनों का एडिशन 180 है। अब मुझे ट्वाइस ए करना पड़ेगा, तभी तो मैं 3 सी डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे ट्वाइस ए करने के लिए दोनों को मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2a 2c 360, तो यहाँ पे 2a आया है, तो 2a की जगह पे मैं 3c रिप्लेस कर सकता हूँ, 2a की जगह पे 3c रिप्लेस किया, c से मैं 3 + 2 5c, 5 इधर मल्टीप्लाई उधर का डिवाइड को, कैलकुलेट किया 72 डिग्री। यस, लेट्स गो फॉर 9th नंबर एग्जाम्पल। आर्क ए बी और आर्क बी सी का मेजरमेंट है 120 डिग्री। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें कि ए बी जो है, आर्क ए बी, इसका मेजरमेंट 120, तो हमको पता है ये जो होता है ये 90 डिग्री है, यहाँ पे आता है, ठीक है, तो 120 कहीं यहाँ पे आएगा, करेक्ट है थोड़ा सा, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा मेरा, ए बी, तो ए बी आ गया, सिर्फ अंदाज के लिए, फिगर समझ में आना चाहिए, और सी पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि बी सी है 120। ओके, अब उन्होंने क्या किया कि भाई ए बी को ज्वाइन करो, बी सी को भी ज्वाइन करो, और ए सी को भी ज्वाइन करो, बताओ कि ये जो है आर्क, ये आर्क का मेजरमेंट है मेरा 120 डिग्री, और ये आर्क का मेजरमेंट है मेरा 120 डिग्री, तो आपको बताना ये जो ट्रायंगल बन रहा है बीच वाला, ये कौन से टाइप का ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पे बहुत इजी बात है कि कोई ट्रायंगल अगर पहचानना है तो उसके एंगल के हिसाब से या फिर उसके साइड के हिसाब से पहचानते हैं। अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली उनके दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, अगर तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली उसके तीनों एंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब हम तो साइड तो नहीं निकाल सकते, साइड निकाल सकते हैं, यस, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, यस, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, करेक्ट, ये हम निकाल सकते हैं। बट अगर हम एंगल निकाल लेते हैं तो एंगल से हमें जल्दी क्लियर हो जाता है कि तीनों एंगल सेम हो जाएगा, और तीनों एंगल हम निकाल सकते हैं कैसे, ये 120, ये 120, तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम 360 में से सब ट्रैक कर लो, ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अगर ये 120 है तो ये एंगल मुझे मिल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, और ये अगर 120 है तो ये इंस्क्राइब एंगल है उसका, तो ये मिल जाएगा मुझे 60 डिग्री। ऑब्वियसली तो ये जो ट्रायंगल बचता है ये कितना आएगा, कुछ समझ में आ रही बात। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ अभी यहाँ पे सॉल्व करना नहीं है, समझना है सिर्फ। तो मैंने आपको सिखाया है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल में ये है 120, तो ये कितना आएगा 60, ये है 120 आएगा 60, ठीक है। अब बात रही एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बनता है, सबको पता है, बट एंगल ए तो 60 डिग्री है, एंगल बी मुझे पता नहीं, एंगल सी भी 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो 60 + 60 कितना हो गया, एंगल बी प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 120, सो एंगल बी इक्वल टू कितना आएगा 60 डिग्री, इट मीन्स एंगल बी भी 60 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल कौन सा रहता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल रहता है, तो आंसर क्या आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। क्या क्वेश्चन था कि
दो आर्क है और उनके अगर मैं पॉइंट ज्वाइन करता हूं तो कौन सा ट्रायंगल बनता है? सो दिस ट्रायंगल इज मेड इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑप्शन ए। ठीक है, अभी रही लास्ट क्वेश्चन की बात। तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखते हैं उसको। एक्स वाई डायमीटर है और पॉइंट वाई इंटीरियर में। अब एक बार डिस्कस करना चाहता हूं मैं, ये पहले थोड़ा भूल जाओ। अगर ये पॉइंट वाई यहाँ पे आता है तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा बेटा? क्योंकि ये डायमीटर है तो ऑब्वियसली ये क्या है? सेमी सर्कल है। और अगर ये सेमी सर्कल तो ये कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल होता है 180 डिग्री का। ठीक है, हमने एक बात देखी कि ये एंगल अगर बाहर जाता है, बाहर मीन्स अगर यहाँ पे आया तो ये कौन सा बनता है भाई? कौन सा एंगल बनता है? एक्यूट एंगल बनता है। करेक्ट, ये हमने सॉल्व किया था। करेक्ट। तो अगर मैं इसको नीचे लाऊं, यहाँ पे लाऊं, तो ये एंगल बढ़ेगा कि छोटा होगा? ये एंगल बढ़ रहा है कि छोटा हो रहा है उससे? बताइए। अगर ये y को मैंने अंदर खींचा तो एंगल बड़ा होता है कि छोटा हो रहा है? और अगर y को मैंने बाहर खींचा तो एंगल छोटा होता है कि बड़ा होता है उससे? बताइए। ये देखो, ये अगर मैंने यहाँ पे खींचा तो देखो कितना छोटा बन जाएगा ये एंगल। तो अगर मैं y को बाहर ले जाता हूँ, जितना मैं सर्कल के बाहर ले जा रहा हूँ उतना एंगल छोटा होता जा रहा है, सर्कल के अंदर लेते जा रहा हूँ तो उतना एंगल बड़ा हो रहा है। मीन्स अगर y सर्कल पे है तो वो 90 डिग्री है, सर्कल के इंटीरियर में है तो वो कितना बन जाता है? 90 प्लस बन जाता है, कि 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। अब आइए इधर, एंगल एक्स वाई जेड के बारे में बात करनी है। अब कंडीशन क्या दी है उसके बारे में बात करते हैं। अगर इंटीरियर में तो 90 प्लस होता है, याद रखो। अगर y अंदर खींच लिया तो ये जो एंगल बनेगा एक्स वाई जेड वो 90 से बड़ा बनेगा। और अगर y बाहर चला गया तो देखो छोटा छोटा, ये सर्कल पे था तो 90 था, इधर आया छोटा और आ जाएगा, छोटा हो जाता है। मीन्स 90 से छोटा हो जाता है, किसमें? एक्सटीरियर में 90 माइनस हो जाता है, 90 से कम हो जाता है। और अगर इंटीरियर में खींचूंगा मैं इधर, अगर यहाँ पे भी खींच लिया तो देख लो उससे ये बड़ा ही है, 90 से बड़ा ही होता है। ओके, सो यहाँ पे हमें वो प्रूव करना है। सो लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। देखिए कि कंडीशन क्या है कि एक सर्कल है और उस सर्कल में एक्स वाई जो है, एक्स जेड एक डायमीटर है, और वाई पॉइंट सर्कल पे नहीं है, सर्कल के अंदर है यहाँ पे। तो आप बताइए इसका मेजरमेंट क्या होगा? 90 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? क्योंकि यहाँ पे रहता है तो 90, इंटीरियर में गया तो 90 प्लस हमने देखा, मीन्स क्या हो जाता है? 90 से बड़ा एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। सो इट इज ऑब्ट्यूज। करेक्ट। और देखते हैं एक्स वाई जेड एक्यूट है क्या? फिर नहीं है, क्योंकि एक्यूट अगर रहता तो बाहर चाहिए था, बाहर नहीं है, इंटीरियर में तो एक्यूट बनेगा। एक्स वाई जेड राइट एंगल है क्या? कांट बी राइट एंगल। एक्स वाई जेड राइट एंगल नहीं है। यस, एक्स वाई जेड राइट एंगल नहीं है, तो करेक्ट है वो सेंटेंस पे। अब बोलिए कितना मेजरमेंट एक्स वाई जेड का? 90 है? नहीं। 91 है? हो सकता है। 92 है? हो सकता है। 93 हो सकता है। 96 है? हो सकता है। 100 हो सकता है। 120 हो सकता है। हो सकता है, बट फिक्स पता नहीं है। सो कांट मेक डेफिनेट स्टेटमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। तो क्वेश्चन ये था कि एक्स जेड एक डायमीटर है, वाई इन द इंटीरियर है, तो ये चारों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं? तो ये 3 स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं। तो लिखना था हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो वी विल राइट सी ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दैट वे आई हैव एक्सप्लेन यू। सो देखा बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू को हमें लगे 23 मिनट अप्रोक्सीमेटली एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 क्वेश्चन से पूरा वीक जाएगा इसको खत्म करने में, बट वी विल फिनिश इट। ओके, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर हम ये वीडियो बना के रखते हैं तो एग्जाम के टाइम, ओरिजिनल एग्जाम के टाइम, बोर्ड के टाइम काम में आएगा आपके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।